Hello everyone, this is Sumit. So now I'll be actually sharing a quick video, small material with you. This is about the Shakespearean plays. I'll be discussing some of the Shakespearean plays briefly. It will be a short video, but a very important one for you. Okay, so one thing I just need to tell you that for those who haven't subscribed yet our Telegram group, so definitely do it as soon as possible, because all the PDFs that you can see on screen, okay, you need not to take any notes. You can find all the PDFs in the group. That is one thing. Second thing is, yeah, it is actually my personal initiative. What I keep saying, that it is for all of those who actually couldn't think of getting the right kind of preparations for their UGC-NET examinations. ये जो preparations है, ये मैं जो share करता हूँ, ये मेरा एकदम personal initiative है. तो मैं चाहता हूँ ये जितने ज़्यादा लोगों के पास हो सके ये पहुंच जाए. तो डेफिनेटली आप लोग जो भी देख रहे हो वीडियो, ठीक है, जब कहीं कहीं पे भी बैठ के शेयर करो, पीयर ग्रुप के साथ, फ्रेंड्स के साथ, इवन रिलेटिव्स के साथ. कोई भी अगर नेट का प्रिपरेशंस ले रहे हैं, ठीक है, पर्टिकुलरली इंग्लिश जिसका पेपर 2 है, सो डेडिकेटेड ये ग्रुप है यूजीसी नेट के लिए. And I, being a PhD scholar of JNU, I think it is my responsibility to reach out things, reach out materials, knowledge, share this with as many as possible. Okay, so without wasting time, let us try to take a glance of the age of Shakespeare. Okay, एक second. Yeah. So there are a few informations, as you can see. मैं स्क्रीन को थोड़ा एनलार्ज कर देता हूँ. Yeah, I think now it is visible properly. बहुत इंपॉर्टेंट है एज को एक बार देखना बारीकी में. इसके पहले वीडियो में मैं शेक्सपियर के बारे में, उस एज के बारे में एक ब्रीफ आइडिया दिया कि एलिजाबेथन एज, कैसे एलिजाबेथन एरा क्यों रेनेसा बोला जाता है, कैसे स्टार्ट होता है. ठीक है, नाउ एज ऑफ शेक्सपियर मतलब शेक्सपियर के लाइफ टाइम. शेक्सपियर के लाइफ टाइम में बहुत सारे कंटेम्प्रेरी थे, इंपॉर्टेंट राइटर्स थे. सो शेक्सपियर वाज वेरी इंपॉर्टेंट, बट अकेले शेक्सपियर से वो रेनेसा जो पीरियड हम कहते हैं वो नहीं बना था. उसके कंटेम्प्रेरीज बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट थे राइटर्स. सो डेफिनेटली हम देख लेते हैं कि शेक्सपियन एरा को. और एक बार इसको क्या कहते हैं हम, एलिजाबेथन एज के अंदर आता है डेफिनेटली कि एलिजाबेथन रेन. उसके बाद जैकोबियन एरा में भी शेक्सपियरन राइटिंग यू कैन फाइंड. सो शेक्सपियर के जो टेक्स्ट है, प्लेस है, उसको सोनेट्स भी है, उसको आप दो हिस्से में यू कैन फाइंड. वन इज द एलिजाबेथन एरा एंड द सेकेंड वन इज द जैकोबियन एरा. मतलब आफ्टर द डेथ ऑफ एलिजाबेथन, ठीक है. एंड ये ध्यान में रखिए कि एलिजाबेथन एरा जिसको हम कहते हैं एलिजाबेथन लाइफ टाइम, तो एलिजाबेथन लाइफ टाइम में एकदम अंत में, मतलब लास्ट में जाके ये जो आप कह सकते हो कि एलिजाबेथ मतलब शेक्सपियरियन एज स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, शेक्सपियरियन एज नहीं कह सकते हो, कह सकते हो कि शेक्सपियर के प्रोडक्शंस. ओके, शेक्सपियर के लिटरेरी प्रोडक्शंस, क्योंकि वो जो पहले आए थे लंदन, सो ही वाज आल्सो वर्किंग, ही वाज ट्राइंग हिज हैंड्स इन थिएटर. एंड दैट मोमेंट क्या हुआ था कि इंग्लिश में लंदन में पहली बार थिएटर ओपन हुआ था. तो डेफिनेटली ही केम टू लंदन विद अ ड्रीम. वो कोई यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट नहीं था. हम जिनके बारे में जानते हैं यूनिवर्सिटी विट्स, वो लोग यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट थे. शेक्सपियर वाज नॉट एन यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, सो ही हैड अ वेरी ड्रीम लाइक कॉमनर्स. And then obviously he started writing plays for the obviously important theater group. So more he was a playwright and not dramatist that way. That means कि वो literature में contribute directly, esoteric contribution के लिए he was not producing plays. He was producing plays with a commercial purpose. कि वो play कहीं ना कहीं on stage हो, performed हो. लेकिन it had some sort of literary brilliance. That's the reason कि शेक्सपियर को कहीं ना कहीं मतलब किंग ऑफ आप कह सकते हो कि इंग्लिश लिटरेचर बोला जा सकता है, कहीं ना कहीं काउंट किया जा सकता है. अब देखो ध्यान से, अगर थोड़ा रेनेसा, तो डेफिनेटली मैं बोला कि एलिजाबेथन एरा से रेनेसा स्टार्ट हो रहा है, तो एज ऑफ शेक्सपियर ऑटोमेटिकली रेनेसा पीरियड के अंदर काउंट होगा. रेनेसा मतलब क्या हो जाता है, रीबर्थ और रिवाइवल. तो पहले जो रोमन एंटिक्विटल लिटरेरी कल्चरल प्रोडक्शंस था, उसके पहले पेगन, दैट मींस एंशिएंट ग्रीक एंटिक्विटल
जो लिटरेचर सिविलाइजेशंस का जो एरा था, तो कहीं ना कहीं उस हद तक के इंग्लिश जो आइडेंटिटी है उसके पिक में जाते हैं, कल्चरल आइडेंटिटी, एंड टू सम एक्सटेंट दे ट्राई टू revive the antiquity, revive the literary brilliance and glory of ancient time, but in a new way. अगर प्रेजेंट कंटेक्स्ट में देखा जाता है तो रिवार्थ और रिवाइवल ऑफ ग्रीक एंड इटालियन कल्चर भी आ जाते हैं, क्योंकि रेनेसा पहले जब आते तो इटाली में आते, देन ऑब्वियसली इंग्लैंड में फॉलो होता है। और किस किस फील्ड में, कल्चर, लर्निंग, लिटरेचर, आर्ट, पेंटिंग, आर्किटेक्चर, आप देख सकते हो। जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, ये हर जगह पे कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि रेनेसा पीरियड एक्चुअली स्प्रेड। एंड 5th सेंचुरी में जहाँ पे तुर्क इन्वेशन के बाद ग्रीक एम्पायर ऑब्वियसली खत्म हो रहा था, तो डेफिनेटली उसके बाद एक हॉलो आया था। उसके बाद आप कह सकते हो कि रोमन कॉन्स्टेंटिनोपल जो बना था, ठीक है, exodus of Greek scholars gained great momentum on the fall of Constantinople in the end of 1453. And उसके बाद आप कहीं ना कहीं देख सकते हो कि Italy became the center of Greek classical art and literature. So Renaissance इस हिसाब से पहले इटली में आया है, आफ्टर द डेफिनेटली कॉन्स्टेंटिनोपल के पतन के साथ इटली बना वो रिवाइवल के सेंटर, जहाँ पे ग्रीक जो आर्ट लिटरेचर आप देख सकते हो, इवन रोमन कुछ हद तक, तो उसका मतलब एक रिवाइवल, एक रेनेसा के सेंटर बना इटालियन। उसके बाद डेफिनेटली फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड में फॉलो हुआ। ओके, एंड डेफिनेटली यू कैन फाइंड सेवरल ग्रीक एंड इटालियन स्कॉलरशिप जो ऑब्वियसली फॉलो हो रहा था इंग्लैंड में बाद में, ठीक है। तो इसके पूर्व सेंचुरी, इसके पहले जो सेंचुरी था उसमें ऑब्वियसली आप देख रहे हो कि इटली कहीं ना कहीं फ्लरिश कर रहे हैं रेनेसा में। इसके बाद ये सेंचुरी में आप देख रहे हो कि एलिजाबेथन एरा में कैसे रेनेसा आ रहा है, ठीक है। रेनेसा के साथ और भी एक इम्पोर्टेंट चीज मैंने जो बोला था कि प्रोटेस्टेंट रेबेलियन आ रहा है, ठीक है, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसके पहले कैथलिक था लेकिन प्रोटेस्टेंट रेबेलियन आ रहे हैं। और इसके पहले सेशंस में हम डिस्कस किए कि थ्री स्टेक होल्डर्स, एक तो बन गया रॉयल फैमिली, ठीक है। मैं ये बार बार हैमर करूंगा ताकि आप ना भूलो और कहीं ना कहीं एग्जाम के टाइम पे आपके दिमाग में ये बैठा रहे, एंड यू कैन मेक अ, इवन गेस करने की भी जरूरत है तो कहीं ना कहीं यू कैन मेक अ प्रॉपर इंटेलेक्चुअल गेस। तो रॉयल फैमिली था एक स्टेक होल्डर, ओके। दूसरा स्टेक होल्डर कौन था? पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट बन रहा है, अब देख रहे हो कि दिस इज वन काइंड ऑफ नोशन ऑफ सिविलाइजेशन। देन डेफिनेटली अनदर था चर्च। तो पहले जो चर्च, हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि चौसर के टाइम पे भी, उसके बाद भी, कि हाउ चर्च हैज बीन करप्टेड, ठीक है। सोशल जो इवन एंडेमिक था, बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी था, पॉवर्टी था, लेकिन चर्च भी बहुत करप्टेड हो गया। तो उसके एक रिवोल्ट में कहीं ना कहीं प्रोटेस्टेंट रेवोल्यूशन आ रहा था, जहाँ पे यू आर नॉट एक्चुअली you are not taking astride from or you are not getting away from religion, but you are actually reforming the religion, reforming the social religious vacuum, or somehow the relation between the social and religious people. तो कहीं ना कहीं प्रोटेस्टेंट रेवोल्यूशन ऑब्वियसली चर्च को एक बैकफुट में डाल देता है, एंड डेफिनेटली पार्लियामेंट बिकेम स्ट्रॉन्गर। तो जो रॉयल फैमिली कहीं ना कहीं कैथलिक थे, क्योंकि इंग्लैंड में जो रॉयल फैमिली ट्यूडर डिनेस्टी का था, और ट्यूडर डिनेस्टी डायरेक्ट आप नहीं कह सकते हो कि रूट इंग्लैंड से, मतलब दे वर फ्रॉम इवन अदर कंट्रीज, द रॉयल फैमिलीज, ओके। रॉयल फैमिलीज का कोई उस हिसाब से जो नेशन हम कहते थे, नेशन नहीं होता था। लेकिन ये जो रेनेसा एरा है, ये और भी एक कारण में इम्पोर्टेंट है 16th सेंचुरी के। उसके पहले से ही आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं एक नेशनलिज्म के स्पिरिट, इंग्लैंड एज अ नेशन आइडेंटिटी, उसका स्पिरिट जाग रहा था। तो डेफिनेटली उस नजरिए से कहीं ना कहीं रॉयल फैमिली भी बैकफुट में चला गया, और पार्लियामेंट कहीं ना कहीं अपस्ट्राइट हो रहा था। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डायनामिक्स है समझने के लिए उस एज को, उस एरा को। एंड ये ग्रीक मॉडल में, सिनिकन मॉडल में जो रिवेंज ट्रेजेडी बन रहा था, बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ प्ले, ट्रेजेडी, कॉमेडी, ट्रेजिक कॉमेडी,
तो इसमें डेफिनेटली शेक्सपियर के साथ साथ उसके कंटेम्प्रेरी लाइक मार्लो, स्पेंसर के फेरी क्विंट, तो वो पहले ही बन गया था, सिडनी का आर्केडिया, बेन जॉनसन्स कॉमेडी, बाद में आप देखोगे कि बेकन्स एसेस लाइक प्रोस नॉन फिक्शन राइटिंग, दीज आर सम वेरी क्वालिफायर्स आप कह सकते हो। ये रेनेसा, इंग्लिश रेनेसा एरा, और कहीं ना कहीं ग्रीक क्लासिकल मॉडल को तो फॉलो किया था, लेकिन क्लासिकल मॉडल को री इमेजिन और रीविजिट भी किया था टू सम एक्सटेंट, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड डेफिनेटली इसीलिए आप देख सकते हो डिफरेंट सॉर्ट ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म बीइंग डेवलप्ड। ठीक है, हैमलेट अगर हम देख लेते हैं, प्ले बहुत इंपॉर्टेंट प्ले है। स्टोरी आपको पता है कि इट इज बेसिकली हैमलेट का स्टोरी है। मैं स्टोरी के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं मार्क करते करते जाऊंगा कि इसमें देखो कैरेक्टर्स में घोस्ट जैसे आते हैं। देखो स्टोरी जिसको पता है, ठीक है, तो वो लोग तो समझ ही पा रहे हो, जो जिसको नहीं पता है स्टोरी, तो डेफिनेटली आप स्टोरी ऑडियो बुक में भी सुन सकते हो, पूरा स्टोरी सुनना है। समर यूट्यूब में अवेलेबल है। मैं चाहता हूँ कि ये मतलब स्टोरी मैं आपको बताऊं, उससे अच्छा है कि आप YouTube में 5 मिनट 10 मिनट का स्टोरी सुन लो। आई एम नॉट आस्किंग यू टू रीड इट और इवन लिसन टू द एंटायर स्टोरी इन वट एवर लैंग्वेज पॉसिबल। वट आई एम ओनली एक्सपेक्टिंग कि आप ये जो स्टोरी यूट्यूब में अवेलेबल है, कई दूसरे ऑडियो स्टोरी में भी अवेलेबल है, 5 मिनट 10 मिनट का समर, ये आप सुन लो। मैं इससे ज्यादा इधर आई हैव नॉट ऑल्सो प्रोवाइडेड। ठीक है, ताकि क्या होगा, डेफिनेटली मैं जो पढ़ाऊंगा ये आप लोगों को समझ में आएगा कौन सा मतलब कौन व्हाट इज इम्पोर्टेंट। यहाँ पे मैं इम्पोर्टेंट जो इंफॉर्मेशन वही दिया, लेकिन आप थोड़ा एक प्लस साइड में रहोगे। ठीक है, एंड आप देख सकते हो कि घोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट एक कैरेक्टर बना, क्लॉडियस। ठीक है, हैमलेट तो डेफिनेटली था, एंड हैमलेट में जो हैमलेटियन हम कहते हैं कि कंफ्यूजन कि टू बी और नॉट टू बी, दैट्स द प्रॉब्लम। सो ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट लिटरेरी ट्रोप बन गया। एंड व्हाट यू कैन सी कि परफॉर्मिंग अ प्ले द माउस्टर, ये प्ले विद इन अ प्ले। ठीक है, आप ये कह सकते हो कि इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइस के तौर पे, या फिर थिएट्रिकल डिवाइस, प्ले विद इन अ प्ले। ठीक है, कि एक प्ले हो रहा है, उसके अंदर भी एक प्ले हो रहा है, जो कहीं ना कहीं जो मेन प्ले है, ठीक है, जो मेन प्ले है उसको एलिगरिकली रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, ओके, एंड बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, जैसे इडिपल सिंड्रोम, इडिपस कॉम्प्लेक्स, जो फ्रॉइड हैज मच टॉक्ड अबाउट इट। कहीं ना कहीं ये इंफॉर्मेशन आपके लिए जरूरत हो जाती है जब हैमलेट के साथ कौन से इंपॉर्टेंट थ्योरीज वेरी इंपॉर्टेंट है। फ्रॉइड जो इडिपस कॉम्प्लेक्स इन फ्रॉइड को डिस्कस किया। ठीक है, कहीं ना कहीं ये याद रखो। ओके, important characters like Claudius, Hamlet, Rosencrantz. Okay, so they are the very important characters. You can see revenge, you can see killings, you can see and all the tragic elements, the cynic and tragic element also. Okay, so everyone died. Just what happened, obviously, in Shakespeare. Only Horatio is left to recount the event as Norwegian prince arrives with his army. So it also gives a sense of the reality element, that someone obviously who could actually survive. Okay, who survived so that the story came out actually. So Shakespeare tried to make a I tried to convince people that, well, this is a real story. Well, so you can see the main characters mentioned here. Then Othello, definitely Moor of Venice. So अगर आप plot देखोगे तो it is derived from the plot of Chiambattista Giraldi's Lee, थोड़ा कट है तो हेकाथोमिथी। ओके, सो गियाम बातिस्ता गिराल्डिस, जिराल्डिस जो भी कहो, देखली हेकाथोमिथी। ठीक है, थोड़ा याद रखना, इससे डिराइव्ड है ये स्टोरी। ओके, एंड द प्ले बिगिंस, कैसे स्टार्ट हो रहा है, मैं क्यों मेंशन किया, क्योंकि आप एक चीज कैसे भी पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, शेक्सपियरियन ड्रामा
कि इंफॉर्मेशन रिटेन करना बहुत जरूरी होता है, लेकिन कौन कौन सी इंफॉर्मेशन, जैसे स्टोरी आप जब नेट दे रहे हो, सीयूईटी दे रहे हो तो एकदम भी जरूरत नहीं है, नेट दे रहे हो तो जरूरत नहीं होता, लेकिन शेक्सपियरियन प्ले के स्टार्टिंग एंड एंड, इवन ये बाद में भी आपके काम में आएगा जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम दोगे, या फिर कहीं ना कहीं आपको क्लास लेने के लिए बोला जाएगा कि शेक्सपियर, तो ऑब्वियसली द एंड एंड द बिगिनिंग यही होगा आपका प्रॉपर गेम। इससे पता चल जाएगा आप कैसे पढ़ा सकते हो, या फिर एग्जाम के टाइम भी यही पूछता है इसीलिए। एंड सो the play begins in the middle of an argument between Desdemona's father and Iago. It doesn't start with the character, rather it starts with the action. And Othello, an African general, marries Desdemona against her father's wishes and is promoted as lieutenant instead of Iago. Okay. And this infuriates Iago, who begins plotting against Othello by making him believe of Desdemona's adultery with Othello's friend Cassio. तो क्या होता है, दिस इज बेसिकली जेलसी। ओके, जेलसी से रिवेंज आ रहा है, ठीक है, और कहीं ना कहीं अब रिवेंज से ट्रेजेडी आ रहा है, ठीक है, एंड ट्रेजेडी रिवेंज से बन रहा है। ट्रेजेडी क्यों बन रहा है कि ओथेलो ऑब्वियसली अफ्रीकन जनरल था, डेस्टिनी को ही मैरिड एंड देन डेफिनेटली लेफ्टिनेंट बना दिया था यागो। यागो नहीं बन पाया, ओथेलो बना, तो यागो में जेलसी आया। यागो क्या किया, ओथेलो के अंदर जेलसी इंजेक्ट करने की कोशिश किया, ये बोल के कि समहाउ डेस्टिमोनी जो है तो उसका एडल्ट्री, एक्स्ट्रामैरिटल जो रिलेशनशिप होते हैं ओथेलो के फ्रेंड कैसियो के साथ। And then Iago presents him as evidence of the affair, and enraged Othello accuses Desdemona of being a fool. Now, that is obviously how you slut shame to definitely a man. So you can see the very chauvinistic angle here, and kills her at night despite several pleadings. So मार दिया Othello Desdemona. And truth जब जाने about Desdemona's chastity, okay, Othello driven guilt kills himself. Othello खुद को ही मार दिया. And the play ends with Lodovico's speech and orders of executions of Iago. So what happened obviously, क्या सब मर जाते हैं। इसमें कोई रिलायबल नैरेटर को जिंदा नहीं रखा है कि भाई ये कहानी सच है, ये जिंदा है इसलिए तुम स्टोरी जान पा रहे। So it is written from a very third person point of view, but the actions of these persons are very real. So important character आप देख सकते हो स्क्रीन पे। देन आते हैं किंग लियर, ठीक है, तो किंग लियर को स्विनबर्न एक इम्पोर्टेंट हैज टैग्ड एज एन इम्पोर्टेंट थिंग, इम्पोर्टेंट फ्रेज के मोस्ट एलिमेंटल एंड प्राइमेबल ऑफ शेक्सपियर्स प्लेस, वेरी इंपॉर्टेंट। तो किंग लियर पे मेन कैरेक्टर रहते हैं किंग लियर, उसका 3 डॉटर गॉनेडील, रेगन, कॉर्डेलिया, एंड ये तीनों डॉटर तो कहीं ना कहीं द डिविजन्स ऑफ लव, डिविजन्स ऑफ प्रॉपर्टी, ये जो कन्फ्लिक्ट इससे प्ले स्टार्ट होता है। दो एल्डर्स डॉटर्स तो दे यूज्ड टू फ्लैटर हिम अनबैशडली, कहीं ना कहीं रिसोर्स मिले उनका पिताजी का, एंड इस इंटरेस्टेड लिविंग नथिंग टू कॉर्डेलिया। किंग लियर भी था बेवकूफ, दे दिया सब रिसोर्स अपने दोनों बड़े बेटी को, डॉटर को, बट कौन रह गया, कॉर्डेलिया, उसको कुछ नहीं मिला, ठीक है। एंड शी वॉज मैरिड टू द प्रिंस ऑफ फ्रांस, चलो अच्छा है, जरूरत भी नहीं है। लियर ऑन द अदर हैंड इज रिजेक्टेड बाय हिज 2 daughters who insults him and is fool. ओके, लियर के साथ एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर रहता है फूल, ये आप शेक्सपियरियन प्लेस में देखोगे, ठीक है, क्योंकि फूल क्या करता है ना, फूल बेसिकली आपका ऑल्टर ईगो हो जाता है। शेक्सपियरियन प्लेस में फूल प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज द फूल, द प्रोटोटाइप, they are the alter ego of the very lead characters. जैसे जो कहीं ना कहीं लियर बोल नहीं सकते, उसको ironically फूल बोल देता है। So it is one kind of commentary of the very inner voice. That is the reason फूल बहुत important होता है, but they are actually rejected by the daughters, जिनको अपने जो रिसोर्स था वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे, वो 2 डॉटर दे हैव एक्चुअली रिजेक्टेड लियर। Okay, and Gloucester's illegitimate son, जो Edmund, he also plots against step brother Edgar and then blinds and abandons Gloucester. Gloucester कौन होता था, obviously खास लोग थे लियर के, and लियर का जो खास आदमी ग्लॉसेस्टर, उसका जो कहीं ना कहीं बेटा एडमंड, वो उसके स्टेप ब्रदर
एडगर के खिलाफ भी प्लान कर रहे थे, ठीक है, ताकि उसको भी हटा दिया जा सकता है। सो दिस इज, यू कैन सी बेसिकली, जो हम कहीं ना कहीं एक हाल ही के, नॉट हाल ही बट कुछ कुछ दिन कुछ साल पहले जैसे से मूवी बनाते, like what I can remember, Bhagwan. This was so creep, people used to say, and also I couldn't watch the entire movie. But उसमें कहीं वही दिखाया गया था कि बेटा बेटी जो भी होता है, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं रिसोर्स के लिए रहते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, एंड ऑब्वियसली दे टेन टू लव। तो ये भी वही थीम पे बनाया गया, लेकिन इसमें एक लार्जर देन लाइफ का एक लार्जर पॉलिटिक्स भी सामने आया कि ऑब्वियसली हाउ अलोन यू आर, बट योर अलोन सेल्फ would be the better self, and somehow the philosopher self, okay, stays with you. And Gloucester दोवर बीच में Gloucester dies and Lear is reunited with Cordelia. Lear क्या हो जाता है? Blind. So इसमें blindness एक बहुत interesting तरीके से दिखाया गया था कि when you have eyes and you are blind in love, but when you are blind, you can actually find the person who loves you, who is Cordelia. ठीक है, कैरेक्टर सब देख लेना। मैकबेथ, सो मुझे नहीं लगता है मैकबेथ की जो स्टोरी है ये कहीं ना कहीं एक्सप्लेन करने की जरूरत है। मैकबेथ, पैनको, ठीक है, लेडी मैकबेथ, डनकन, एंड अगेन द ट्रेजेडी आप देख सकते हो। तो ये आप देख लेना। थोड़ा कॉमेडी ऑफ एरर्स में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहीं ना कहीं आपको याद रखना है, ये मोस्ट वर्सिकल कॉमेडीज तो है, स्लैपस्टिक कॉमेडी है, फन है, वर्ड प्ले देख सकते हैं, कॉमेडी ऑफ एरर कह सकते हो, प्राइमेबल जो कॉमेडी जहाँ पे इरर से गलती से जो कॉमेडी होता है उसका शुरुआत होता है, और वो आप अभी भी देख सकते हो, बॉलीवुड में भी आप देखते हो मोस्ट ऑफ द कॉमेडीज। इवन इफ यू वॉच प्रियदर्शन मूवी प्रॉपर्ली तो कहीं ना कहीं कॉमेडी ऑफ इरर से देखोगे, ठीक है। बहुत अच्छे से दिखाया जाता है। मैं एक कंटेम्प्रेरी एग्जांपल बताया, एंड बहुत हॉलीवुड सिनेमा में तो है। एंड ये कहाँ पे सेटिंग्स कहाँ पे होता है? ग्रीक सिटी इफिसस, ओके। टू आइडेंटिकल ट्विंस के बारे में बताया जाता है जो एक्सीडेंटली सेपरेटेड हो जाता है। तो कॉमेडी ऑफ इरर के एक बहुत इंटरेस्टिंग बंगाली ट्रांसलेशन है जो विद्यासागर ने किया था शायद। तो एक well, so the Bengali name is Bhranti Bilash, okay, that means comedy of error. So उसका एक मूवी बना था, okay. Well, so basically ये था, यही ट्रोप था स्टोरी का, ये मोटिव था। कैरेक्टर याद रखो, इसलिए मैं कैरेक्टर दे दिया, ठीक है, मैं लिख देता हूँ इधर। कैरेक्टर सोलिनस, इजियन, एमिलिया, ठीक है, बाकी देख लेना। बट ये तीन कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिटिसिज्म अगर आप देखोगे तो एक इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म हैरोल्ड ब्लूम हैज पॉइंटेड आउट कि लिटिल थीमेटिक डेप्थ, बट that rope that reveals Shakespeare's magnificence of the art of comedy. A little thematic depth कह रहे थे, but that is not very important in a way, but I still have mentioned. Romeo Juliet बहुत important आप tragedy कह सकते हो, ठीक है, an important tragedy है and Romeo Juliet, but characters बहुत important। बाकी स्टोरी तो हम लोगों को पता ही है कहीं ना कहीं, तो स्टोरी से कुछ नहीं आने वाला है। बट ये कहाँ से लिया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट। प्लॉट इज बेस्ड ऑन द इटालियन टेल। देखो अगेन शेक्सपियर, सॉरी, रेनेसा का जो सेंटर था इटाली, वहां से लिया जा रहा है। और एक बहुत एंशिएंट सेंटर जो था ग्रीक, जैसे ग्रीक सेटिंग से आप ले रहे हो कॉमेडी ऑफ एरर्स। तो ये जो रोमियो जूलियट है, इसका जो जो मेन सोर्स बुक है मैथ्यू बैंडलर द्वारा लिखा गया, ओके। और जो बुक था उसका ट्रांसलेटेड नेम ये है, ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ रोमियोस एंड जूलियट बाय आर्थर ब्रूक, जो बाद में आर्थर ब्रूक ट्रांसलेट किया मैथ्यू बैंडलो का बुक। एंड रिटोल्ड, और एक प्रोस में भी रिटोल्ड, मतलब प्रोस में बोला गया था, प्रोस राइटिंग में, पैलेस ऑफ प्लेजर बाय विलियम पेंटर इन 1567। तो रोमियो जूलियट was nothing like a very new invention by Shakespeare, because but how that has been played, that has been performed, that has been constructed for a play, that moment was very important. तो ये जो कैरेक्टर है, ये आप कह सकते हो कि ये हाउस में डिवाइडेड है,
ठीक है, रूलिंग हाउस ऑफ हेरोना में कैरेक्टर था, हाउस ऑफ कैपुलेट, ठीक है, एंड हाउस ऑफ मॉन्टेगू। अब हाउस ऑफ मॉन्टेगू और कैपुलेट के बीच कंफ्लिक्ट था, दैट इज द रीजन के रोमियो एंड जूलियट डाइड। ओके, एंड रोमियो, अगर आप नहीं जानते हो तो रोमियो वाज at the very beginning not in love with Juliet, but rather Romeo was in love or sort of had infatuations with Rosaline, who was cousin or sister of Juliet. And the love story started actually between Romeo and Juliet at the balcony scene. So that is the reason इस प्ले में balcony scene बहुत important हो जाता है, ठीक है। और बिगिनिंग में मेंशन कर दिया क्योंकि कुछ कुछ प्लेस का बिगिनिंग स्टार्टिंग कैसे होता है, इनिशिएशन, जैसे स्ट्रीट बॉल बिटवीन मॉन्टेगू कैपुलेट। रोमियो के जो फैमिली था पैट्रियट फैमिली होता था, एंड जूलियट के जो फैमिली, इन दोनों के बीच जो मारपीट कंफ्लिक्ट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ये ओपन अप विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड। लेकिन उसके बाद आप जब दिखा रहे होते दोनों फैमिली के, एक लड़का एक लड़की के बीच, ऑब्वियसली they fell in love with each other, then obviously it gains the momentum, the curiosity of the audience is that moment। अभी भी ये exactly उस हिसाब से पॉपुलर है, कहीं ना कहीं वो ट्रोप हम फॉलो करते प्लेस मूवीज एंड स्टोरीज में। मिड समर नाइट ड्रीम, ये जो प्ले है, this you can say kind of comedy। okay, it starts opens with soon to happen wedding of Hippolyta and Theseus। okay, one subplot, also एक subplot भी था इसका, ये छोड़ के ये तो opening था, ये main plot है। subplot था कि Aegeus forcing his daughter Hermia to marry Demetrius instead of Lysander, and the couple eloping only informing Helena about the plan। ठीक है, अब कौन सा कपल इलोप कर गया? Demetrius, sorry, Hermia and Lysander। okay, so Demetrius follow, ठीक है, Demetrius को छोड़ के Hermia Lysander के साथ इलोप कर गई, तो definitely what you can see following कि Demetrius follows the couple in the woods जंगल में, and who himself has been followed by Helena। हेलेना को पता था पूरा प्लान, हेलेना कहीं ना कहीं डिमिट्रियस को फॉलो कर रहा है। मीनवाइल अ प्ले Pyramus and Thisbe is prepared to be performed on the wedding in which bottom is playing the lead role। ठीक है, देखो प्ले विद इन प्ले अगेन हम देख रहे हैं शेक्सपियर में। एंड इन द वुड्स फेयरी किंग एंड क्वीन, जो फेयरी था एक मिथिकल कैरेक्टर सब कह सकते हो, गेट इनटू एन आर्गुमेंट ओवर एन इंडियन बॉय, सो द किंग ऑर्डर्स Puck to squeeze love juice on Titania, and the juice is squeezed into the eyes of the wandering couples, okay, which leads to confusion and misunderstandings। Titania क्या कर रहे हैं? Falls in love with donkey-faced bottom and gives up the Indian boy। Finally, Oberon creates fog and dismisses all confusions। Lover enter the wedding scene and the play is performed। जरूरत नहीं है, ठीक है, ये समझने की मतलब स्टोरी, ठीक है, सुन लेना ऑडियो बुक में। जो जरूरत है कैरेक्टर का नाम याद रखना एंड द प्ले विद द प्ले स्ट्रक्चर। इस प्ले के अंदर कौन सा प्ले था? पिरामस एंड थीस्बे। क्वेश्चन आएगा ये। ट्वेल्थ नाइट, ठीक है, इंपॉर्टेंट वैसे ही देख लेना कैरेक्टर्स, वायला और सिनो, ओलिविया, सिबस्टाइन, ठीक है, और कुछ कैरेक्टर्स का नाम रिपीट होता है, बट ये बेसिकली इंपॉर्टेंट ये इंफॉर्मेशन ये कि रोमांटिक कॉमेडी, ठीक है, ये एक रोमांटिक कॉमेडी था। सो दैट्स इंपॉर्टेंट। टेम्पेस्ट अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेजिक कॉमेडी आप कह सकते हो, ठीक है, जहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत तूफान हो रहा है एंड डेफिनेटली पीपल समहाउ अपना रास्ता खो बैठते हैं, कहीं ना कहीं एक आइलैंड पे जाके ऑब्वियसली आइलैंड पे they're vanished, and obviously they can find a lot of things are happening। obviously they can find uh, the indigenous people, and obviously you can see the very idea of colonialism, the Prospero slave Caliban। in this idea obviously you can find the colonialism in developed। Prospero obviously a king था, कहीं ना कहीं feudal था, and Caliban was the indigenous, so Prospero Caliban को स्लेव बना देते हैं। यू कैन सी ऑल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मैजिक, ठीक है। क्लाइमैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्लाइमैक्स वाला याद रखना कि प्रॉस्पेरो कॉन्फ्रंट्स हिज फादर एंटोनियो एंड रिवील्स हाउ एंटोनियो प्लॉटेड अगेंस्ट हिम एंड usurped द किंगडम। सो डेफिनेटली प्रॉस्पेरो को पहले ही हम देख लेते कि
like Antonio obviously plotted अंतोनियो के खिलाफ ऑब्वियसली आप देख सकते हो कि एक कहीं ना कहीं वो कंस्पिरेसी, ठीक है, एंड कन्फेशन के थ्रू ये क्लाइमेक्स खत्म होता है, ये एंड होता है. सो इस हिसाब से ये क्लाइमेक्स इंपॉर्टेंट है कि कन्फेशन, गिल्ट, गिल्ट कॉन्शियसनेस, ये टर्म बहुत अब रिलेट कर सकते हो. बाकी तो स्टोरी देख लेना, ठीक है. मैं स्टोरी इसका I'm not explaining. So ऑडियो बुक 5 मिनट स्टोरी पढ़ लेना, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हो जाएगा, और स्टोरी बेसिकली नहीं आएगा एग्जाम में. तो दिस इज ऑल अबाउट कि शेक्सपियर के कुछ महत्वपूर्ण, कुछ इंपॉर्टेंट प्लेस के बारे में हम जाने आज के सेशन में. एंड डेफिनेटली शेक्सपियर के जो ट्रेजेक्टरी है, ठीक है, वो और एक सेशंस में आप जान सकते हो. और ये वीडियो आप जो लोग देख रहे हो, ठीक है, इसके मटेरियल आपको डेफिनेटली टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा. तो डेफिनेटली शेयर करो. ग्रुप का लिंक अगर नहीं मिल रहा है आपको कहीं से, तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, ठीक है, या व्हाट्सएप कर सकते हो. ओके. एंड बहुत इंपॉर्टेंट कुछ अनाउंसमेंट है. सो जो मेरा यूट्यूब चैनल है वहाँ पे फॉलो कीजिए, थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये मेरा पर्सनल इनिशिएटिव है. एंड मैं चाहता हूँ कि ये लड़ाई सिर्फ मेरा ना रहे, ठीक है. जो मैंने स्टार्ट किया उन सब आप सबके पास पहुंचने का, आप भी थोड़ा एक पैर आगे ले आओ, मैं भी 2 पैर आगे ले जाता हूँ, ठीक है. सो प्लीज डेफिनेटली शेयर दिस विथ as much as possible. And thank you, Shukriya. Bye, and see you soon.